भगवान के लिए आकाश, मुझे डाइवोर्स मत दो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरी पत्नी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन बांझ थी। मैंने उसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया और ख़ुद ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ एक बार मेरे बॉस ने कहा, मेरे दोस्त को एयरपोर्ट से रिसीव करो। दोस्त काफ़ी अमीर था, इसलिए मैं जब बॉस के दोस्त को लेने गया तो उसके साथ अपनी पत्नी और उसकी गोद में बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो बांझ। आकाश, तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है, सभी काम छोड़ दो और एयरपोर्ट पर जाओ। वहाँ मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसे और उसकी पत्नी को लेकर आना है। मेरे बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था और अपने दोस्त को लाने का ऑर्डर दिया था। मेरा बॉस बहुत अच्छे स्वभाव वाला था। उसके हज़ारों दोस्त थे, मगर कभी भी किसी दोस्त के लिए ऐसी उत्सुकता नहीं दिखाई थी जैसे उसके लिए दिखा रहा था। ठीक है सर, मैं ले आऊँगा, टाइम बता दीजिएगा कब जाना है। मैंने तुरंत ही सर झुकाए हाथ बांधते हुए पूछा। तो मेरे बॉस कहने लगे, अभी निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें रास्ते में कुछ शॉपिंग भी करनी होगी। एक तरह से उनके वेलकम की तैयारी करनी होगी। फूलों का बुके ले लेना, कुछ चॉकलेट्स और गिफ्ट्स खरीद लेना। मेरा सेक्रेटरी तुम्हारे साथ जाएगा, सारे बिल्स वो पे कर देगा। तुम बस अच्छे से उनके वेलकम की तैयारी करना ताकि वो खुश हो जाएं। मेरा दोस्त सालों बाद मुझसे मिल रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा बॉस जोश में बोल रहा था। मैं हैरान रह गया। सर, क्या ये आपके कोई बहुत ख़ास दोस्त हैं? मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपनी हैरानी छुपा नहीं सका था और सर से सवाल कर लिया था। सर का व्यवहार हमेशा दोस्ताना होता था, इसलिए सवाल करते हुए किसी भी तरह की झिझक भी नहीं हुई थी। हाँ, ये मेरा बचपन का दोस्त है और हैरानी की बात यह है कि कभी ना शादी करने की बात करने वाले ने 2 साल पहले शादी की है और जब अपनी पत्नी को लेकर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। मैं खुद उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाता, लेकिन एक इमरजेंसी आ पड़ी है कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं मीटिंग अटेंड करूंगा वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर मैं सारा समय फ्री रहूँगा, कोई काम नहीं करूँगा और उनके साथ समय बिताऊँगा। बॉस की अपने दोस्त के लिए ऐसी उत्सुकता मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं तुरंत ही उनके दोस्त को लेने के लिए निकल गया। रास्ते से मैंने फूलों का बुके, चॉकलेट्स और कुछ अच्छे गिफ्ट्स उनके लिए ख़रीद लिए थे। उनके वेलकम की तैयारी भी पूरी कर ली थी। कुछ लड़कियों को पैसे देकर उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए हायर कर लिया गया था। एयरपोर्ट के पास के होटल में एक टेबल भी रिजर्व कर ली थी, जहां पर चॉकलेट्स, केक और बाकी चीज़ें रखकर उनके वेलकम को शानदार अंदाज में बनाने की पूरी व्यवस्था मैंने कर ली थी। मुझे विश्वास था कि उससे मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश हो जाएगा और ज़रूर मेरा प्रमोशन कर देगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए लगभग 3-4 साल हो चुके थे। मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आया था, ये अलग कहानी थी। इन 4 सालों में मुझे 2 बार प्रमोशन मिल चुका था, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से मैंने काम किया था और बॉस मुझसे काफ़ी खुश थे। वो अपने पर्सनल कामों के लिए भी मुझ पे भरोसा करने लगे थे। यही सोचते सोचते मैं और बॉस का सेक्रेटरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर बॉस के दोस्त के नाम का बोर्ड उठाकर मैं खुद खड़ा हुआ था। बोर्ड के साइड में सुंदर फूल लगाए गए थे और चमकते हुए ग्लिटर से बोर्ड पर उनका नाम लिखा गया था। एयरपोर्ट पर चलते लोग पलट पलट कर मेरी ओर देख रहे थे। मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं था, मगर मैंने वेलकम का जो अंदाज़ अपनाया था वो काफ़ी ख़ास था। थोड़ी देर बाद एक 3 पीस सूट पहने आदमी, जो दिखने में काफ़ी रौबदार नज़र आ रहा था, मुझे अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से उसकी ओर गया। मैं पहचान गया था कि यही बॉस के दोस्त हैं। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और फिर मेरी ओर से दिया गया फूलों का बुके थाम लिया। उसी समय मेरी नज़र उनके पीछे पड़ी। काली साड़ी की एक झलक सी नज़र आई, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया मैम, आई होप आपका ये ट्रिप बहुत अच्छा गुजरे। मैंने बॉस के दोस्त की पत्नी का भी आगे बढ़कर वेलकम किया था और फूलों का बुके उसकी तरफ देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मैं चौंक गया। मेरी नज़रें मेहमान आने वाली औरत पर जमकर रह गई थीं। वो बहुत सुंदर थी, मगर मेरी हैरानी का कारण ये बात नहीं थी, बल्कि मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि कभी ये चेहरा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मैं इस तरह टकटकी बांध कर उसकी ओर देखता रह जाऊंगा। भाग्य ने कैसा खेल खेला था। जिस चीज़ से भागकर मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया था, वही चीज़ मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। हेलो सर, सेक्रेटरी ने पीछे से मेरा कोट थोड़ा सा खींचा ताकि वो बॉस के दोस्त की नज़र में ना आए और मुझे भी होश दिलाने की कोशिश की। मैम को फूल मैं दे देती हूँ। उसने मेरे हाथों से फूलों का बुके ले लिया और घूरते हुए नज़रों से मेरी ओर देखा और मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा सा रह गया
और जल्दी से सर झुका लिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि बॉस का दोस्त क्या सोचेगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में सुंदर औरत नहीं देखी जो ऐसे टिकटिकी बांध कर उसकी पत्नी की ओर देखता जा रहा था। यहाँ पर वेलकम हो चुका था। अब हमें उन्हें लेकर होटल में चले गए जहाँ पर बॉस के दोस्त ने केक काटा था। बॉस के दोस्त की पत्नी एक साइड पर ही खड़ी रही थी। मैंने ध्यान दिया कि उसने अपनी गोद में एक बच्चा भी उठा रखा था जो शायद 1 साल का लग रहा था। वो बच्चा बहुत प्यारा था। बॉस के दोस्त रणवीर मल्होत्रा की पत्नी जैसा था। जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो उस समय में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था कि ऐसा संभव ही नहीं था। ये तो हो ही नहीं सकता था। ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो मुझे उस समय हो रही थी और इस गलतफहमी से निकलना भी बहुत ज़रूरी था, वरना मैं ज़िंदगी भर के लिए फंस जाता। अचानक ही मैंने अपना सर पकड़ लिया था। ये मुझसे क्या हो गया? क्या था ये? मैंने क्या कर डाला था? उस समय मुझे ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लग रही थी जो 4 साल पहले मैंने की थी और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया था। बॉस के दोस्त और उसकी पत्नी को बॉस के घर छोड़ने के बाद मैं ऑफिस गया। बॉस को रिसीव करके उन्हें भी घर छोड़ा और फिर अपने फ्लैट में आ गया। ज़िंदगी भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाती है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने आज खाना भी नहीं खाया था। मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। मैं सीधा बेड पर लेट गया और बीते समय की यादों में गुम हो गया। आकाश, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी पत्नी ने अपने सुंदर चेहरे पर चिंता सजाते हुए मेरी ओर देखा था। क्या हुआ है? क्या बात है? मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। मैं उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मैं तड़प उठा था। ये चिंता और परेशानियां तो मेरे लिए थीं। वो तो खुद नाजुक सी थी। इस काबिल कहाँ थी कि कोई परेशानी ले सके। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी, डॉक्टर ने आज फिर से मुझे निराश कर दिया है। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फिर से निगेटिव आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी ये बात मेरे लिए भी परेशानी का विषय थी। मैं भी चाहता था जल्दी से जल्दी पिता बन जाऊं, लेकिन अगर भगवान की ओर से देर हो रही थी तो मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। इसलिए तसल्ली देने लगा कि कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जल्दी वो हमारी भी सुनेगा और हमारे घर भी संतान हो जाएगी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर और अमीर परिवार से संबंध रखती थी। वो जब मेरे घर में दुल्हन बनकर आई थी तो सारा मोहल्ला उसकी तारीफ़ों से गूंज उठा था। उसकी सुंदरता का चर्चा हर ज़बान पर था। गोरी रंगत वाले चेहरे पर लाल दुपट्टा जब गिरता तो लगता जैसे किसी अप्सरा को ज़मीन पर उतारा गया हो। उसके चलने का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले पलक झपकाना भूल जाते। वो बात करती तो सर में एक नरमी, एक मिठास सी होती थी जिसे सुनकर दिल अपने आप मुस्कुरा उठता। मैंने उससे दिल से प्यार किया था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश की तरह थी। वो हर समय मैं हर समय उसके नाज नखरे उठाता रहता था। अगर कभी ज़रा सा भी उसके चेहरे पर उदासी देख लेता तो दुनिया एक तरफ रख कर उसकी मुस्कुराहट लौटाने की कोशिश करता। हमारी शादी के शुरुआती दिन खुशियों से भरे हुए थे। मैं उसके साथ समय गुजारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मैं उसे बाज़ार ले जाता, उसके लिए गहने खरीदता, महंगे कपड़े लाता, उसकी पसंद की खाने की चीज़ें लाता। वो मेरी दुनिया बन चुकी थी। उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता था। मैंने उसके लिए घर में हर सुविधा कर दी थी ताकि वो किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे। वो अक्सर हंसते हुए कहती कि आकाश, तुम्हें पता है, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली औरत दुनिया में नहीं, क्योंकि तुम मेरे पति हो। और मैं मुस्कुराकर कहता, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो। समय गुजरता गया। शादी को 2 साल गुजर गए, मगर हमारे घर बच्चे की किलकारी ना गूंजी। शुरू में हम दोनों ने इसे मामूली बात समझा। हमने सोचा कि भगवान की मर्जी है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी पत्नी की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। वो हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, मन्नत मानती, दान देती। कभी किसी मंदिर चली जाती, कभी किसी पंडित के कहने पर किसी और मंदिर चलने का कहती। मैं उसे समझाता कि तुम क्यों चिंता करती हो, भगवान पर भरोसा रखो, वो जानता है किसे कब देना है। मगर उसका दिल संतुष्ट नहीं होता था। वो हर समय सोचों में गुम रहने लगी थी। मेरी माँ शुरू से ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उनका विचार था कि मैंने एक अमीर परिवार में शादी सिर्फ दौलत के लालच में की है। वो अक्सर मेरी पत्नी से उलझने लगीं। माँ को उसके नखरे सहन नहीं होते थे। वो अक्सर कहती कि ऊंचे घर की लड़की हमारे घर के काम कैसे करेगी। और अब जब संतान नहीं हुई तो उन्हें तो मौका ही मिल गया था। माँ अब रोज़ मेरी पत्नी को ताने देने लगी। कभी कहती कि औरत बनकर भी औरत नहीं बनी, कभी कहती कि मेरे बेटे के भाग में ये बांझ आ गई,
कभी ये भी कह देती कि तेरे भाग में माँ बनने का सुख ही नहीं है। ये सुनकर मेरी पत्नी चुप हो जाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं उसके इस दुख को पढ़ लेता था। मैं जब भी घर आता तो वो चुपचाप बैठी होती। मैं उसे दिलासा देता कि माँ बूढ़ी हैं, पोता पोते की इच्छा दिल में रखती हैं और अब देर उनसे सहन नहीं हो रही, उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो कहती मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उनका हर शब्द मेरे दिल में तीन बार बनकर लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि मेरे घर संतान नहीं होगी। वो साफ शब्दों में मुझे बांझ कहती हैं और ऐसा लगता है जैसे मैं सच में बांझ हूँ। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की कि वो ऐसे शब्द ना कहा करें, मगर माँ हर बार मुझसे ही उलझ पड़ती कि तू अपनी पत्नी के वश में आ गया है। एक दिन तो माँ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुझे संतान चाहिए तो दूसरी शादी कर ले। मैंने उनकी बात सुनकर कानों को हाथ लगा लिया। मैंने माँ से कहा कि मैं अपनी पत्नी के बिना ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन समय के साथ साथ माँ के शब्द मेरे दिल में उतरने लगे। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर हमारे घर बच्चा ना हुआ। मैं भी अब थकने लगा था। मैं देखता था कि दोस्तों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, रिश्तेदारों के घर खुशियों की रौनक होती है और मेरे घर में खामोशी। मेरी पत्नी का चेहरा मुरझा गया था। वो पहले जैसी हंसी खुशी वाली औरत नहीं रही थी। मैं जब भी घर आता तो वो या तो मंदिर में बैठी होती या आंसू पोंछ रही होती। मैं कभी कभी गुस्से में कह देता कि बस भी करो, कब तक रोती रहोगी। उसके होंठ कांपने लगते, मगर वो कुछ कहे बिना ही चुप हो जाती। माँ रोज़ मेरे दिमाग में बातें भरने लगी। वो कहती कि बेटा, ये औरत तुझे कभी वारिस नहीं दे सकती। कल को मर गया तो तेरा नाम मिट जाएगा, तेरी जायदाद, तेरा सब कुछ दूसरों के हाथ में चला जाएगा। मैं हर रोज़ ये बातें सुनता और मेरा दिल बदलने लगा। मैं सोचने लगा शायद माँ ठीक ही कहती हैं। धन दौलत सुंदरता प्यार सब अपनी जगह, मगर संतान के बिना ज़िंदगी अधूरी है। एक दिन माँ ने फिर से तानों की बौछार कर दी। वो कह रही थी, देख अपने दोस्तों के बच्चे केक काट रहे हैं और तू आज भी खाली घर में बैठा है। मैंने माँ को चुप कराने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आई। मेरी पत्नी अंदर से निकल कर आई तो माँ ने उसके सामने भी कह दिया कि जा निकल, हो सूनी कोक वाली औरत, मेरे बेटे को औलाद की खुशी तक नहीं दे सकी। मेरी पत्नी के आंसू बहने लगे। उसने सिर्फ इतना कहा कि माँ जी, मैंने आपके बेटे से प्यार किया है। मैंने उसे कभी दुख देने का सोचा भी नहीं, लेकिन माँ ने कटर शब्दों में कहा, पत्नी के नखरे बच्चे का चेहरा देखकर उठाए जाते हैं। मैंने देखा वो काँप रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा देने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, आकाश, अब मैं थक गई हूँ। तुम्हारी माँ की बातें अब मेरे दिल को चीरने लगी हैं। तुम तो मेरी हालत समझो। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मगर तुम्हें ये सब सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम बांझ हो, मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती। आज मैंने खुद अपनी ज़बान से उसे बांझ कह दिया था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी सुकून की रात थी। अगले दिन मामूली सी बात पर माँ ने शोर मचाया कि ये औरत उनके साथ बदतमीज़ी करती है। मैं गुस्से में आ गया। मैंने माँ से कह दिया कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगा और अपने घर से निकाल दूँगा, जबकि वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी, भगवान के लिए आकाश, डाइवोर्स की बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मगर मेरे कानों में जैसे माँ की आवाज़ गूंज रही थी कि तुझे वारिस नहीं मिलेगा। मैंने गुस्से में आकर उससे कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, मुझे मेरा वारिस चाहिए, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी कि मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी। मैंने उसे धक्के मारे और घर से निकाल दिया। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया, मगर दिल जैसे सीने में नहीं था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगले ही दिन मैंने वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर उसके घर भिजवा दिए, जिस पर उसने साइन भी कर दी। कुछ दिनों बाद मैंने भारत छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए मैंने पहले ही अप्लाई कर चुका था। मैंने सोचा शायद वहाँ जाकर सब भूल जाऊँगा, मगर इंसान अपने कर्मों से कहाँ भाग सकता है। वो प्यार जो मुझे अपनी पत्नी से बेहिसाब था, एक चोट बनकर मेरे सीने में रह गया। और आज जब बरसों बाद मैंने एयरपोर्ट पर अपने बॉस के दोस्त के साथ उसे देखा, तो दिल जैसे सीने से निकलकर बाहर तक आ गया। वो मेरी वही पत्नी थी, लेकिन अब वो किसी और की थी, और उसकी गोद में वो बच्चा था जो मेरे सपनों में बरसों से मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैंने खुद उसे डाइवोर्स दी थी और अब वो मेरे सामने अपने नए नसीब के साथ खड़ी थी।
मेरे दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि जब वो बांझ थी तो फिर उसकी गोद में बच्चा कैसे आ गया। मैं इन्हीं सोचों में घिरा हुआ सो गया था। अगले दिन बॉस ने अपने दोस्त के लिए एक पार्टी रखी थी। पार्टी बहुत शानदार थी, हर तरफ चहल पहल लगी हुई थी। मैं एक कोने में खड़ा हुआ था जब अपने बॉस के दोस्त की पत्नी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने गोद में बच्चे को उठा रखा था और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे लगता है तुम अपनी गलतियों पर पछता रहे हो। तुमसे अलग होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा शादी कर लूँगी। तुम्हारी बेवफाई ने जैसे मुझे पागल कर दिया था। हर मर्द एक जैसा नज़र आता था, मगर फिर रणवीर मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मर्दों के बारे में मेरी सोच को बदल दिया। उसने मुझे एहसास दिलाया कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर तुम कानों के कच्चे थे और अपनी माँ की बातों में आ गए थे तो सब मर्द एक जैसे नहीं होते। रणवीर को ना जाने मुझ में ऐसी क्या खूबी नज़र आई थी कि वो मेरे पीछे ही पड़ गए और विनती करने लगे कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं कितना ही समय उनकी बात को टालती रही, मगर जब मुझे पता चला कि वो कभी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे देखते ही शादी के लिए तैयार हो गए, तो मैंने उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। रणवीर शादी के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि उन्हें कभी ऐसी लड़की नहीं मिल सकी थी जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हों। शादी के सिर्फ एक साल बाद ही भगवान ने मुझे संतान का सुख दे दिया। बिना किसी इलाज के ही भगवान ने मेरी गोद भर दी, जो इस बात का सबूत था असल में बांझ मैं नहीं तुम थे। याद है, हम दोनों ने मिलकर टेस्ट करवाए थे। उसकी रिपोर्ट में आया था कि तुम बांझ हो, लेकिन तुम्हें दुख होगा ये सोचकर मैंने रिपोर्ट्स को बदल दिया था। मगर मैं भगवान की ओर से मायूस नहीं हुई थी, इसलिए दवाई तुम्हारे खानों में मिलाकर तुम्हें बिना बताए खिलाती रही थी, ताकि हमारे घर भी बच्चे खुशखबरी आ सके। हर बार प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को नेगेटिव देखकर मैं निराश भी इसीलिए होती थी क्योंकि दवाई असर नहीं कर रही थी। मगर तुमने तो मुझे बांझ समझ लिया और अपनी माँ की बातों में आकर सीधा डाइवोर्स ही दे दी। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मैं सच्चाई बता रही हूँ कि कमी मुझ में नहीं, बल्कि तुम में थी। तुम कभी बाप ही नहीं बन सकते थे। तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे प्यार का भी मान नहीं रखा। मैं ही पागल थी जिसने ये सोच लिया था कि प्यार के सहारे तुम मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। इसलिए तो मैंने तुम्हारे बांझ होने के बारे में तुम्हें नहीं बताया था। तुम्हारी माँ के तानों को बर्दाश्त किया था, मगर आज मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं है और भगवान ने मुझे एक बहुत चाहने वाला जीवन साथी दिया है। मैं तुम्हें यह सच्चाई सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आगे किसी भी लड़की की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद न करना कि वो तुम्हें संतान का सुख नहीं दे पाई, क्योंकि कमी तुम में है। वो औरत मुझे आईना दिखाकर चली गई थी, जबकि मैं वहीं पर खड़ा रह गया। आज जब सच्चाई मेरे सामने आई थी तो मैं बुरी तरह से टूट गया था और अब शायद पूरी ज़िंदगी पछतावे में गुजरने वाली थी कि मैंने उस औरत के प्यार की कदर नहीं की जिसने मेरे लिए हर दुख सहन कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।